हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जिस वैकेंसी का आप सभी को इतने समय से इंतज़ार था वो वैकेंसी आउट हो चुकी है। और अगर आप लोगों ने मेरा पोस्ट देखा होगा तो आप सभी को अब तक ये न्यूज़ पता चल चुकी होगी। सो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है यहाँ पर 14 मार्च और ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट होंगे 22 मार्च 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 12 अप्रैल और उसमें करेक्शन कर सकते हैं आप अपने फॉर्म में 16 से 18 अप्रैल तक। और एग्ज़ाम की जो इन्होंने डेट दी है वो दी है जुलाई 2024, यानी कि यहाँ पर आपके पास बचता है 2-3 महीने का समय तैयारी करने के लिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस इस विज्ञापन का और किस तरीके से यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई हुई हैं और कैसे आप फॉर्म भरेंगे और क्या आपका सिलेबस में चेंज हुआ है वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकली है 1544 पदों पर, जिसमें से 786 पद जो हैं वो निकले हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत और 758 निकले हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट पे जाकर। 12 अप्रैल तक आवेदन करने की डेट आपके पास है। 12 अप्रैल तक आप ज़रूर इसके लिए आवेदन करें। इतने समय से आप लोग वेट कर रहे हैं और अब आपकी जो ड्रीम जॉब है वो आपके सामने है और 2-3 महीने की तैयारी के अंतर्गत आप हासिल कर सकते हैं इस जॉब को, अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी करें। बाकी देखते हैं आगे इस विज्ञापन में और क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर आपकी जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और अगर आप लोगों ने विज्ञापन पूरा देख लिया है तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि सिलेबस में यहाँ पर इन्होंने बदलाव किया है थोड़ा सा। हालांकि बहुत घबराने वाली बात नहीं है, जो भी बदलाव किया है वो पूरा आपको डिटेल से मैं बताऊंगी और आपकी अच्छी तैयारी मैं करवाऊंगी कि आप सभी के पास इस ईयर के एंड तक गवर्नमेंट जॉब होगी एलटी शिक्षक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है आपकी होगी ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, दोनों ही लिखा हुआ है। तो कोई भी तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और जो डेट परीक्षा की है उसकी सूचना ये आपको आपके मोबाइल फ़ोन से एसएमएस या ईमेल द्वारा उपलब्ध कराएंगे। बाकी इसी के साथ आपको यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको अपना जो फॉर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और सावधानी से भरना होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल्स आपके ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ही जो है वो आयोग को प्राप्त होगी। और आयोग जो भी आपसे कम्युनिकेट करेगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल से कम्युनिकेट करेगा, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो सही भरना है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं आगे कि वैकेंसी जो है, अब यहाँ देख सकते हैं हम सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% जो सीधी भर्ती है। यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे हम गढ़वाल की, तो गढ़वाल मंडल में 60% में देखिए आप हिंदी की जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर आई है वो है 93, जिसमें से जनरल की 50 हैं और ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी 13 है और एसटी की 3 है और एससी की 18 यहाँ पर वैकेंसी हैं। टोटल 93, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके बाद देखेंगे इंग्लिश, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं इस चैनल पे इंग्लिश के ही हैं। तो इंग्लिश में आप देखेंगे 81 वैकेंसी है, जिसमें से 43 जनरल की है और 8 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। ओबीसी की 11 वैकेंसीज़ हैं, एसटी की 3 और एससी की 16। तो काफ़ी सारे पद हैं यहाँ पर, ये नहीं कह सकते कि कम पद है। अभी ये केवल हम गढ़वाल मंडल के देख रहे हैं, नीचे फिर कुमाऊं मंडल के पद भी हैं। इसके बाद अब देखेंगे इसी तरीके से संस्कृत में कम है थोड़ा पद, संस्कृत में केवल यहाँ पर गढ़वाल में 7 पद हैं। और गणित में आप देखेंगे 60, टोटल जो वैकेंसी है 60 है और जनरल के लिए 32 यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप देखेंगे विज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी तक जो देखने में आ रही है, 112 पदों पर वैकेंसी निकली है गढ़वाल मंडल में, जिसमें से 60 जो हैं जनरल कैटेगरी के हैं। इसके बाद सामान्य में देखेंगे तो सामान्य में भी काफ़ी वैकेंसी है, 93 गढ़वाल मंडल में ही निकल गई है, अभी कुमाऊं की आनी बाकी है। इसके बाद 57 यहाँ पर आपको दिख रही है सहायक अध्यापक व्यायाम की, इसमें से भी 31 जो है जनरल के लिए हैं। तो व्यायाम शिक्षकों के लिए भी काफ़ी यहाँ पर वैकेंसी निकली है। गृह विज्ञान में काफ़ी कम है, गृह विज्ञान में 1 और कॉमर्स में 10 वैकेंसी हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा कम रहती है वैकेंसी हमेशा। इसके बाद आप देखेंगे कला में भी इस बार काफ़ी वैकेंसी निकली है, 102 पदों पर वैकेंसी जो है कला की यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। अभी तक जो टोटल पद निकले हैं यहाँ पर वो 616 गढ़वाल मंडल के अंतर्गत निकले हैं सामान्य शाखा में। और अब हम देखेंगे गढ़वाल मंडल के अंदर 60% सीधी भर्ती महिला शाखा, यानी कि जो डीडीआईसी में जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे हिंदी में 9 यहाँ पर वैकेंसी दिख रही हैं, अंग्रेजी में भी 9 वैकेंसी हैं, संस्कृत में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसके बाद गणित में 5 और विज्ञान में 8,
सामान्य में 13, व्यायाम में 3, गृह विज्ञान में 2 और इसी के साथ संगीत और कला में 2 और 5 क्रमशः यहाँ पर वैकेंसी हैं। तो टोटल 57 वैकेंसीज और निकली हैं वुमेन के लिए, यानी कि इसमें केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं महिला शाखा में DDICs में। तो 57 एक्स्ट्रा वैकेंसीज हैं यहाँ पर गढ़वाल मंडल के अंतर्गत महिलाओं के लिए। इसके बाद अब आप देखेंगे तो 10% जो भर्ती है ये निकली है जो बेसिक शिक्षक होते हैं हमारे, उनके लिए प्रमोशन के लिए। तो ये 10% जो है ये विभागीय भर्ती है, तो ये ओपन नहीं होती सभी के लिए, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम ज़्यादा डिस्कस करके नहीं चल रहे हैं। इसमें भी यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी हैं, जो लोग प्रमोशन सीख कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज इन्होंने दी हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। और महिला शाखा के अंतर्गत भी 10% में इन्होंने अलग से सेग्रीगेट करके टोटल काफ़ी वैकेंसीज दी हैं यहाँ पर, टोटल 7 वैकेंसीज दी है महिला शाखा के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं जो ओपन वैकेंसी है हमारी 60% कुमाऊं मंडल के अंतर्गत। तो कुमाऊं मंडल में 60% सामान्य शाखा यानी कि जो GICs होते हैं हमारे और जूनियर हाई स्कूल होते हैं उनके अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं उसे हम देखेंगे यहाँ पर। तो सहायक अध्यापक हिंदी की यहाँ पर निकली हैं 70 वैकेंसी। तो 70 ये है, और जो ऊपर गढ़वाल की 60% वाली है सामान्य शाखा की, उसको आप प्लस कर लें तो टोटल आपकी वैकेंसी निकल के आ जाएगी हिंदी में कि कितनी वैकेंसीज आपके पास है टोटल। इसी के साथ में अंग्रेजी की यहाँ पर 55 वैकेंसीज दिख रही हैं। तो अंग्रेजी की ऊपर वाली वैकेंसी भी आप प्लस करके चले 80 या 90 के आसपास कुछ ऐसे है, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो उसको और कुमाऊं मंडल की सामान्य शाखा की मिलाकर इतनी वैकेंसीज टोटल जनरल के कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए और भी होंगी अभी आगे। इसके बाद 11 संस्कृत में है यहाँ पर, और गणित में 77 है। गणित में भी काफ़ी वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बम्पर भर्ती है, कुल मिलाकर मेहनत आपको करनी है। विज्ञान में 79 है यहाँ पर, और सामान्य में 99 पद है। इसके बाद सहायक अध्यापक व्यायाम यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए भी 39 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद 1 वैकेंसी यहाँ पर गृह विज्ञान की है, और कॉमर्स की यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं। साथ ही आप देख के चलें तो संगीत के अध्यापक की यहाँ पर 3 हैं, और उर्दू के अध्यापक की यहाँ पर 2 हैं, और सहायक अध्यापक कला की यहाँ पर 68, टोटल 122, 68 जनरल के लिए और 122 यहाँ पर टोटल कला की निकली हैं। तो कला के भी काफ़ी पद निकले हैं इस बार, आप देखेंगे दोनों ही मंडलों में, चाहे गढ़वाल की बात करें या हम कुमाऊं की बात करें। और इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत महिला शाखा है यानी कि जो DDIC है, DDIC में भी यहाँ पर काफ़ी पद निकले हैं। हिंदी में 11 निकले हैं, अंग्रेजी में 10 निकले हैं, संस्कृत में 1 निकला है, गणित में 10, और फिर आप देख सकते हैं विज्ञान में 17, सहायक अध्यापक सामान्य यहाँ पर 21, और इसके बाद व्यायाम में 8, गृह विज्ञान में 8 और संगीत में 3। इसके बाद यहाँ पर लास्ट है कला, कला में यहाँ पर 9 निकली। तो टोटल 99 पद और हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत महिलाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर यही वैकेंसी जो है कुमाऊं और गढ़वाल की सामान्य शाखा और महिला शाखा की, ये वैकेंसीज जो है इनको आप टोटल करके अपने पद निकाल लेंगे कि कितने पद टोटल कुमाऊं महिला शाखा में जो अप्लाई करती है, यानी कि जो गर्ल्स अप्लाई करती हैं गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के अंतर्गत फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखेंगे जो शाखा का ऑप्शन है उसमें आपको कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को टिक करना है, और महिलाओं को महिला शाखा में भी टिक करना है, तभी इन वैकेंसीज में आपका रिजल्ट निकलेगा। अगर आप गलत फॉर्म भर देंगे तो बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर कुमाऊं की कट ऑफ कम जाती है और गढ़वाल की ज़्यादा जाती है तो आपका जो सिलेक्शन है वो केवल एक ही मंडल में होगा, दूसरे मंडल में नहीं हो पाएगा, भले आपके मार्क्स उसके अनुसार हों। तो इसलिए आप फॉर्म भरते समय काफ़ी ध्यान रखेंगे। साथ ही अब ये कुमाऊं मंडल की 10% जो विभागीय भर्ती है उसका यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसे हम स्किप कर देंगे और आगे देखेंगे इसमें क्या है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे इन्होंने दिया है महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के अंतर्गत महिला पुरुष, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो यही यहाँ पर डिटेल दी है। इसके बाद जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिटेल एक दी है इन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो 4 वर्षीय B.Ed B.Sc अगर उसके पास उपाधि हो और वो भी NCT यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अगर मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर उसकी डिग्री हो तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। तो ये रहा आपका लेवल, ये आपका बेसिक रहने वाला है, और जो पद का स्वरूप वगैरह इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर शैक्षिक अर्हता क्या दी है। तो यहाँ पर जो सामान्य है, सामान्य के लिए इन्होंने शैक्षिक अर्हता दी है
कि जो भारत में किसी भी संस्थान से या किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास, ये 4 सब्जेक्ट सामान्य के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट इनमें से 2 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कि तृतीय वर्ष तक आपका कम से कम 1 सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट कम से कम द्वितीय वर्ष तक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो कुल मिलाकर अगर आपने इन चारों विषयों में से किसी 2 विषयों को अपने स्नातक में रखा है, यानी कि जब आप बीए कर रहे हैं तो इन चारों में से अगर आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए, यानी कि सहायक अध्यापक सामान्य के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन साथ में आपको चाहिए बीएड और साथ ही आपको टीईटी 2 या सीटेट 2, ये दोनों जो हैं यहाँ पर एलटी के लिए मैंडेटरी हैं आपके लिए। तो ये अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। तो इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपके लिए फिज़िक्स और जो मैथ्स है वो ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए और 3rd ईयर तक आपका गणित या फिज़िक्स में से 1 सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। साथ ही इन्होंने जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका बीएससी के साथ जो बीएड होता है वो भी यहाँ पर इन्होंने मान्य कर रखा है, लेकिन उसमें भी आपके पास गणित या फिज़िक्स में से जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बाद विज्ञान में इन्होंने दिया है 3 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आपके ये तीनों सब्जेक्ट्स उस इंटीग्रेटेड कोर्स के ग्रेजुएशन में शामिल होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हिंदी दिया है। भाषा के लिए ये लोग अधिकतर जो देते हैं लास्ट ईयर तक, यानी कि जो 3rd ईयर है आपकी ग्रेजुएशन का, उसमें आपकी हिंदी भाषा होनी चाहिए। और साथ ही संस्कृत को दे देते हैं ये कि अगर आपने इंटरमीडिएट संस्कृत से किया है तो ठीक है, नहीं तो जब आप हिंदी से बीए कर रहे हैं तो हिंदी के साथ वहाँ पर 1 सब्जेक्ट आपका संस्कृत भी होना चाहिए और सेम ही आपका क्वालिफिकेशन रहेगा संस्कृत के लिए। तो जो सहायक अध्यापक संस्कृत है उसके लिए आपका अंतिम जो वर्ष है ग्रेजुएशन का, तब तक आपका जो संस्कृत है, संस्कृत विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और इंटरमीडिएट पर या तो आपकी हिंदी होनी चाहिए, नहीं तो स्नातक स्तर पर कम से कम 1 विषय आपका हिंदी का ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद सहायक अध्यापक उर्दू के लिए आपको उर्दू साहित्य में अंतिम वर्ष तक जो है स्नातक की डिग्री, यानी कि 3 ईयर आपने उर्दू पढ़ा होना चाहिए। और अंग्रेजी का भी आप सभी को पता है कि अंग्रेजी साहित्य जो है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में बीएड और टीईटी सभी में रहेगा। अब यहाँ पर कला का देख लेते हैं, क्योंकि कला की जो एलिजिबिलिटी है थोड़ा सा डाउटफुल रहती है। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग में स्नातक की उपाधि, ठीक है, और किसी राजकीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से बीएड की उपाधि। तो यहाँ पर इन्होंने बीएड मैंडेटरी कर रखा है आर्ट के लिए, और कहीं कहीं नहीं भी होता है, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओ तो वहाँ पर बीएड मैंडेटरी नहीं होता है। और यहाँ पर इन्होंने कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी यहाँ पर एलिजिबल माना है उन लोगों को जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन में भी जो है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बीपीएड होना चाहिए। जो फिजिकल एजुकेशन वाले होते हैं उनके लिए बीएड नहीं, बीपीएड जो होता है वो यहाँ पर मानक होता है क्वालिफिकेशन के लिए। इसके बाद ही आप देखेंगे संगीत गायन, ठीक है, तो गायन के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया है कि संगीत गायन अथवा वादन, इन दोनों में से किसी भी विषय पे आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। इसके सिवा भी इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। तो ये स्नातक की उपाधि इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी स्नातक की उपाधि है, क्योंकि जनरली यहाँ पर वादन और गायन में होना चाहिए आपके पास। और भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से विशारद वाले जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इलाहाबाद प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ से भी अगर 6 वर्षीय संगीत में प्रभाकर की डिग्री अगर किसी के पास है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं इसके लिए। गृह विज्ञान सब्जेक्ट में स्नातक की उपाधि चाहिए आपको और साथ में बीएड चाहिए। और इसके साथ ही ऑनर्स वाले जो हैं गृह विज्ञान के वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं जिन्होंने ऑनर्स किया है गृह विज्ञान में। भारत में
अब आप देखेंगे जो कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए भी इन्होंने वाणिज्य की स्नातक की जो डिग्री है वो मांगी है, साथ में बीएड मांगा है और इंटीग्रेटेड कोर्स मांगा है अगर इंटीग्रेटेड है तो। इसके साथ सभी विषयों में इन्होंने दे दिया है कि यूटेट 2 और सीटेट 2 जो है वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, और तभी जब आपके पास ये एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन और बीएड के साथ, तभी आप इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके पास यूटेट 2 और सीटेट 2 नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और साथ ही इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है जो यूटेट सीटेट का है। तो जो जनरल है उसके लिए यहाँ पर 90 मार्क्स होते हैं, और अगर 90 मार्क्स के साथ ही जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। अगर सपोज़ आपने किसी और कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, यानी सपोज़ आपने इस कैटेगरी में किया है, 75 आपके मार्क्स है, या ओबीसी में किया तो ओबीसी के भी 75 होते हैं, तो आप एलटी में केवल ओबीसी की जो वैकेंसीज़ हैं उन्हीं के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जनरल वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक वैकेंसी में केवल एक बार ही आरक्षण अनुमन्य होता है। तो आपको अगर आरक्षण टीटी के लिए मिल गया है तो आपको एलटी के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर आपको फाइट करना है तो कम से कम आपके टेट और सीटेट में 90 मार्क्स हों, तभी जो कैटेगरी वाले हैं उनको भी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो कैटेगरी और जनरल दोनों के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक ये डिटेल इन्होंने दी है कि आपके क्या मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप अपनी कैटेगरीज में फ़ाइट कर पाएंगे। अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में फ़ाइट कर सकते हैं, यानी जितने पद हैं सब आपके लिए हैं। लेकिन अगर आपने टीटी या सीटेट जो है वो 75 मार्क्स के साथ किया है या 60 मार्क्स के साथ किया है, तो आपके लिए उसी कैटेगरी के जो पद हैं वो रहेंगे कंपटीशन में। बाकी जो ओपन वैकेंसी है वो आपके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि आपका आरक्षण यहाँ मान्य हो जाएगा। इसके बाद ये विभागीय पदों के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, तो विभागीय टीचर्स तो एलिजिबल होते ही हैं। सो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें आया है बहुत सारा बदलाव। तो कुल मिलाकर जो बदलाव नहीं है वो है कि जो पेपर आपका होने वाला है 100 नंबर का ही होने वाला है, तो ये यहाँ पर बदलाव नहीं है, बाकी सब कुछ बदल चुका है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। 2 घंटे तक की परीक्षा होनी है, जो कि पहले भी 2 घंटे या पहले 3 घंटे की होती थी आई थिंक, तो अब 2 घंटे की हो रही है। और इसमें यहाँ पर 2 भाग दिए हैं। भाग 1 है शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान। जो इन्होंने ये दे दिया है, ये इन्होंने नहीं देना चाहिए था, ये ज़्यादातर बच्चों का कहना होगा यहाँ पर, क्योंकि 50 मार्क्स आप दे रहे हैं और फिर से आपने सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति लगा दिया। क्योंकि शैक्षिक अभिवृत्ति तो ठीक है, बच्चे बीएड में पढ़ते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भले आप इसे 50 नंबर का भी कर दें तो। और जो विषय है, विषय अध्यापक का जो दक्षता परीक्षण वाला पार्ट है वो इन्होंने 50 मार्क्स का कर दिया। इसका वेटेज इन्होंने यहाँ पे कम कर दिया है। पहले ये 70 का हुआ करता था और शैक्षिक अभिवृत्ति 30 का हुआ करता था। तो अभी इससे जो है, जो बच्चे सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं उनको थोड़ा नुकसान होगा। उन्हें यहाँ पर एजुकेशन तो पढ़ना ही है, साथ में तर्क शक्ति पे भी ध्यान देना है और जीएस भी पढ़ना है आपको। तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम तैयारी करवाएंगे आपकी, इसकी आप फिक्र ना करें। और ये जो पाठ्यक्रम है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो दोबारा से मैं बनाऊंगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम जो है वो आपको दिखा दूंगी मैं। अभी इस वीडियो के बाद वो वीडियो मैं अपलोड करूंगी, और साथ में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश के बच्चों के लिए, तैयारी के लिए, कि किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को आप तैयार करके चलेंगे। ये वीडियो भी अभी इसके बाद मैं बनाऊंगी। तो इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं कि कितना आपको मिनिमम मार्क्स लाना है। तो मिनिमम मार्क्स आपको लेके आना है 45%, यानी कि 100 में से 45 नंबर लाने पर ही आप पास माने जाएंगे एलटी के एग्ज़ाम में। जो वेटिंग निकलती है बाद में, उसमें आपके नाम आने की संभावना तभी होगी। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 45 नंबर लाने हैं। बाकी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले बच्चे हैं उनको 35 नंबर लाने हैं। तो मिनिमम इतने तो लाने ही हैं आपको पास होने के लिए। SC/ST को 35 और बाकी लोगों को 45, तभी ये परीक्षा पास कर पाएंगे, नहीं तो आप इस परीक्षा में फेल माने जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने बाकी डिटेल एग्ज़ाम्स की दी है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का मेंशन किया हुआ इन्होंने कि यहाँ पर 1/4 ऋणात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा, जो कि होती है नेगेटिव मार्किंग हमेशा। तो ये भी आपकी रहेगी एग्ज़ाम में। साथ ही अगर आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो उसके लिए ऋणात्मक मार्क्स, आपको नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा। वाइटनर, कैंची वगैरह अगर आप यूज़ करेंगे किसी भी OMR के गोले पे, तो भी आपको ऋणात्मक अंक उसके लिए दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर अधिमान जो है वो आप जानते हैं कि वरिष्ठ जो होता है, अगर 2 लोगों के सेम नंबर आ जाएं तो जो सीनियर होगा उसको पहले मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर
एज दे दी है इन्होंने। तो एज आपकी न्यूनतम होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 42 वर्ष, और एज की जो गणना है वो आप करेंगे 1 जुलाई 2024 के अनुसार। तो 1 जुलाई 2024 को आपको कम से कम 21 साल हो रहे हों या फिर अधिक से अधिक आप 42 साल के हो रहे हों, तभी आप इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 5 वर्षों की छूट दी है, एक तो जो विभागीय वाले हैं उन्हें दी है, और बाकी आप पढ़ लें इसमें कि किस किस को छूट मिल रही है, कौन कौन छूट का फ़ायदा उठा सकता है। तो कुछ छूट भी दी है इन्होंने एज में। बाकी जनरल वालों के लिए यही एज रहेगी 42 ईयर्स, जो कि 1 जुलाई 2024 को आपको मैक्सिमम होने चाहिए। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा तो आपको डिटेल से बताया जाएगा किस तरीके से आप सही से अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपको पूरी डिटेल आपको मैं अपने चैनल पे अवेल करा दूंगी, या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे आप अपना फॉर्म भरें, कहाँ पर आपको क्या डाउट है, वो सभी आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। क्योंकि सबसे पहला स्टेप अभी आपके पास जो है, आपका फॉर्म आपने गलत नहीं भरना है, क्योंकि जब आप फॉर्म सही भर पाएंगे तभी आप यहाँ पर इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके सिवा यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं और क्या दी हैं इसमें। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं आगे जो दी हैं। यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ना है। यहाँ पर जो तालिका में इन्होंने जो भी टर्म्स दिए हैं, और इसके बाद यहाँ इन्होंने आपको कुछ प्रमाण पत्र दिए हैं। जो अनुसूचित जनजाति है वो किस तरीके का प्रमाण पत्र बनाकर लाएगी अपने अनुसूचित जाति होने का प्रमाण देने के लिए, और ये है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होता है उसका भी इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। और उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। और इसके बाद निशक्तता प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड या किसी तरीके से दुर्बल है तो किस तरीके का वो है, उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने प्रमाण पत्र दिया है। साथ में यहाँ पर इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके की आपके जो इम्पेयरमेंट्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया है। और इसके साथ ही फिर आपका आ जाता है सिलेबस। तो सिलेबस एक बार सरसरी निगाह से आप देख लो। सिलेबस के ऊपर मैं दोबारा से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि सिलेबस काफ़ी डिटेल दिया है, जिसमें 50 मार्क्स पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पर जब आप इंग्लिश का देखने आओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था पिछले जो सिलेबस का, तो उसी को इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आधा तो जो मैंने वीडियो बनाया है उसी में से निकाल रखा है इन्होंने जैसे सिलेबस, और कुछ चीज़ें ही चेंज हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इंग्लिश वाले सेक्शन में, लेकिन हाँ जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, और सिलेबस के लिए आपको नया वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ जल्द से जल्द। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।